अब तक हमने फंडामेंटल राइट्स के 7 में से 4 ग्रुप्स यानी वर्गों को समझ लिया है। आइए अब 5वें ग्रुप को समझते हैं। इस ग्रुप में आते हैं आर्टिकल 29 और 30 और इस ग्रुप में आने वाले अधिकार कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट यानी संस्कृति और शिक्षा के अधिकार से संबंधित हैं। तो चलिए पहले आर्टिकल 29 में दिए गए अधिकार को समझ लें। ये अधिकार है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज यानी अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा। सरल शब्दों में आर्टिकल 29 देश के किसी भी हिस्से में रहने वाले नागरिकों के हर वर्ग को अपनी अलग अलग भाषा, लिपि या संस्कृति की रक्षा और संरक्षण करने का अधिकार देता है। ध्यान रहे कि यह अधिकार लोगों के समूह, वर्ग, समुदाय को दिया गया है, पर इसके अलावा इसमें यह भी कहा गया है कि किसी भी नागरिक को केवल धर्म, नस्ल, जाति या भाषा के आधार पर किसी भी शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा और यह अधिकार एक नागरिक को व्यक्तिगत रूप से मिलता है। अब ऐसे में एक चीज ध्यान देने लायक है कि हालांकि इस आर्टिकल के टाइटल यानी शीर्षक में शुरू में लिखा हुआ है कि यह प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज यानी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए है, पर अगर आप ध्यान से पढ़ें तो कम से कम आर्टिकल 29 में अल्पसंख्यक शब्द का प्रयोग नहीं है। इसलिए यह अधिकार केवल माइनॉरिटी समुदायों को नहीं है बल्कि हर उस नागरिक समुदाय का है जिसकी अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति है। इसमें बहुसंख्यक समुदाय भी शामिल हो सकता है। अब अगर इन समुदायों में कुछ समुदाय धर्म या भाषा के आधार पर माइनॉरिटी यानी अल्पसंख्यक हैं, तो उनको कुछ और अधिकार संविधान के अगले आर्टिकल यानी आर्टिकल 30 में मिलते हैं। इस आर्टिकल में धर्म या भाषा के आधार पर माइनॉरिटीज को राइट टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट यानी कि शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और उनका प्रशासन करने का अधिकार दिया गया है। पर इसको जानने से पहले हम समझ लें कि दरअसल माइनॉरिटी या अल्पसंख्यक हैं कौन। यह जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि जैसा हमने कहा, इस आर्टिकल में जो अधिकार दिए गए हैं वो केवल भाषाई और धार्मिक माइनॉरिटीज यानी अल्पसंख्यकों के लिए हैं और किसी भी समुदाय के लिए नहीं। पर समस्या ये है कि दरअसल माइनॉरिटी यानी अल्पसंख्यक है कौन, इसकी कोई परिभाषा या डेफिनेशन हमारे समाज में नहीं दी गई है। इसलिए आज की तारीख में वर्तमान में केवल वे समुदाय ही अल्पसंख्यक माने जाते हैं जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 के तहत अल्पसंख्यक यानी माइनॉरिटी अधिसूचित किया गया है। 1993 में 5 धार्मिक समुदायों अर्थात मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध और पारसी को अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में अधिसूचित किया गया था। उसके बाद साल 2014 में जैन समुदाय को भी अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में शामिल कर लिया गया। अब ऐसे में इस मामले में वकील और राजनीतिज्ञ अश्विनी कुमार उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट में एक रिट याचिका दायर की। आज स्थिति यह है कि माइनॉरिटी से संबंधित 2 मुख्य कानून हैं। पहला, द नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशनल एक्ट 2004 और दूसरा, द नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एक्ट 1992। इन दोनों ही कानून में साफ साफ लिखा है कि वो ही समुदाय माइनॉरिटी यानी अल्पसंख्यक होंगे जिनको केंद्र सरकार अल्पसंख्यक घोषित करेगी। राज्यों की ऐसी कोई शक्तियां ये कानून नहीं देते। उपाध्याय का कहना है कि केंद्र को ऐसी असीमित शक्तियां देना और राज्यों को ये शक्तियां ना देना असंवैधानिक है और इसलिए इन दोनों कानूनों के ये प्रावधान निरस्त होने चाहिए क्योंकि राष्ट्र के स्तर पर अल्पसंख्यकों के निर्धारण से धर्म के आधार पर भेदभाव हो रहा है, जो कि आर्टिकल 14, 15, 21, 29 और 30 के अंतर्गत फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन है।
उसके ऊपर से 2002 के टीएमए पाई फाउंडेशन केस और 2005 के बाल पाटिल केस में सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि आर्टिकल 30 के मामले में क्या कोई समुदाय अल्पसंख्यक है। इस प्रश्न पर निर्णय लेते समय यह देखा जाएगा कि किस राज्य की बात हो रही है। क्या वो समुदाय उस राज्य यानी स्टेट्स के स्तर पर धार्मिक या भाषा में अल्पसंख्यक है या नहीं। क्या उस समुदाय की आबादी उस राज्य की कुल आबादी की आधी से कम है कि नहीं। इसका मतलब यह हुआ कि कोई समुदाय राष्ट्रीय स्तर पर बहुसंख्यक हो सकता है, पर किसी एक या ज्यादा स्टेट में अल्पसंख्यक हो सकता है, या यह भी हो सकता है कि राष्ट्र स्तर पर अल्पसंख्यक हो पर कुछ स्टेट में वह बहुसंख्यक हो जाए। जैसे कि ईसाई समुदाय देश की कुल जनसंख्या का करीब 2.3% के आसपास है, पर नागालैंड में यह पूरी जनसंख्या का करीब 88% ही होगा। ऐसे में भारत के 6 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में हिंदू ही अल्पसंख्यक है, यानी उनकी जनसंख्या बहुत ही कम है। जैसे कि लक्षद्वीप में 2.5%, मिजोरम में 2.75%, नागालैंड में 8.75%, मेघालय में 11.53%, जम्मू एंड कश्मीर में 28.44%, अरुणाचल प्रदेश में 29%, मणिपुर में 31.39% और पंजाब में 38.40% पर केंद्र सरकार ने हिंदुओं को कहीं भी अल्पसंख्यक अधिसूचित नहीं किया है, इसलिए वे इन राज्यों में अल्पसंख्यक होने का लाभ नहीं उठा पा रहे, जबकि उनको 6 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में अल्पसंख्यक होना चाहिए। जब केंद्र सरकार से इस बारे में पूछा गया तो पहले तो उसने कहा कि हमने राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक समुदाय अधिसूचित कर दिए हैं। अब राज्य स्तर पर अल्पसंख्यक अधिसूचित करना राज्यों का काम है। जैसे कि महाराष्ट्र में जूस को उस प्रदेश में अल्पसंख्यक घोषित किया हुआ है। इसी तरह कर्नाटक ने उर्दू, तेलुगु, तमिल, मलयालम, मराठी, तुलु, लमनी, हिंदी, कोंकणी और गुजराती को अल्पसंख्यक भाषाओं के रूप में अधिसूचित किया है। पर बाद में केंद्र सरकार ने इस मामले में अपने विचार में परिवर्तन कर लिया। अभी इस पर निर्णय आना बाकी है। इसलिए आज की स्थिति ये है कि मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी और जैन समुदाय ही भारत में अल्पसंख्यक समुदाय हैं। तो अब इसी परिभाषा के साथ आइए अब आर्टिकल 30 को समझ लें, जो राइट ऑफ माइनॉरिटी टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल, यानी अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और उनका प्रशासन करने के अधिकार के बारे में है। तो सरल शब्दों में ये आर्टिकल कहता है कि पहला, अल्पसंख्यक समुदाय या माइनॉरिटी कम्युनिटी को अपने शिक्षण संस्थान यानी स्कूल आदि बनाने और चलाने यानी एस्टैब्लिश और एडमिनिस्टर करने का अधिकार होगा, और राज्य सहायता देते समय ऐसे संस्थानों से इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगा कि वह अल्पसंख्यक समुदाय या माइनॉरिटी कम्युनिटी द्वारा चलाए जा रहे हैं। दूसरा, अगर राज्य अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान या माइनॉरिटी कम्युनिटी की किसी भी संपत्ति का अधिग्रहण करता है यानी उसको एक्वायर करता है, उस पर कब्जा करता है, तो उसे इतना मुआवजा देना होगा कि उसके शिक्षण संस्थान स्थापित करने के अधिकार का उल्लंघन ना हो। सरल शब्दों में इसका यह मतलब है कि उसको मार्केट रेट पर मुआवजा दे दिया जाए ताकि वह उस संस्थान को किसी और स्थान पर बना सके। तीसरा, राज्य अल्पसंख्यक या माइनॉरिटी द्वारा प्रबंधित या चलाए जा रहे किसी भी शैक्षणिक संस्थान के साथ भेदभाव नहीं करेगा। पर ध्यान दीजिए कि आर्टिकल 30 के तहत सुरक्षा केवल धार्मिक, सांस्कृतिक या भाषाई अल्पसंख्यकों तक ही सीमित है और नागरिकों के किसी अन्य वर्ग को यह सुरक्षा नहीं है, जैसा कि आर्टिकल 29 के तहत है।
इसके अलावा आपके मन में ये सवाल भी उठ सकता है कि यदि अल्पसंख्यक समुदाय अपने शिक्षण संस्थान स्थापित कर सकता है, उसका प्रशासन कर सकता है, इसका क्या मतलब है? तो सुप्रीम कोर्ट ने इस साल 2007 के सेक्रेटरी मलंकार सीरियान कॉलेज वर्सेस टी बोस नाम के केस में बताया है कि इसका अर्थ है कि उस शिक्षण संस्थान को बनाने वाले लोग अपने विश्वास और भरोसे के लोगों को उसका गवर्निंग बॉडी सदस्य बना सकते हैं। ऐसे शिक्षकों और कर्मचारियों की नियुक्ति कर सकते हैं जो राज्य द्वारा बनाई गई एलिजिबिलिटी यानी अर्हता पूरी करते हों। अपने पसंद के बच्चों को दाखिला दे सकते हैं, एक तर्कसंगत फीस रख सकते हैं और संस्थान की प्रॉपर्टी और संसाधनों का प्रयोग उस शिक्षण संस्थान की भलाई के लिए कर सकते हैं, पर यह अधिकार असीमित नहीं है और राज्य इन पर देश और राज्य के हितों को ध्यान में रखते हुए तर्कसंगत प्रतिबंध या सीमाएं लगा सकता है, पर उसे ध्यान देना होगा कि ऐसा करते हुए वो उन संस्थाओं या अल्पसंख्यक यानी माइनॉरिटी रूप को समाप्त न कर दे। पर अगर राज्य ऐसा कदम उठाता है तो उसके कदम तो अदालत में इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है कि उसके कदम तर्कसंगत नहीं है। तो अब हमने फंडामेंटल राइट्स के 7 में से 5 ग्रुप्स यानी वर्गों को समझ लिया। आइए अब छठे ग्रुप को समझते हैं। इस ग्रुप में आता है आर्टिकल 31 और यह अधिकार राइट टू प्रॉपर्टी यानी संपत्ति के अधिकार से संबंधित है। तो हमारे संविधान में आर्टिकल 31 द्वारा संपत्ति पर अधिकार को एक फंडामेंटल राइट्स बनाया गया था। समय के साथ साथ इसमें कई संशोधन करे गए और आर्टिकल 31A, 31B, 31C और 31D जोड़े गए। पर 1976 में आर्टिकल 31 को समाप्त करते हुए संपत्ति पर अधिकार को फंडामेंटल राइट्स की सूची से हटा दिया गया। इसलिए आज संपत्ति का अधिकार हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है और आर्टिकल 31 भी संविधान में नहीं है और आर्टिकल 31D को भी साल 1977 में समाप्त कर दिया गया। पर आर्टिकल 31A, 31B, 31C आज भी कायम है। हालांकि बीच बीच में इसमें भी कई परिवर्तन हुए, कहीं कुछ जोड़ा गया, कहीं कुछ घटाया गया। आप जानते हैं कि हमारा संविधान ऐसे कानून बनने की अनुमति नहीं देता जो हमारे फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करते हैं, पर ये 3 आर्टिकल आज कुछ ऐसे कानूनों को अनुमति देते हैं जो हमारे फंडामेंटल राइट्स के विरुद्ध जाते हैं। आइए इनको समझते हैं। आर्टिकल 31A, यह आर्टिकल 5 तरह के संपत्ति से जुड़े कानूनों को इस आधार पर अदालत में चुनौती देने से और अमान्य घोषित किए जाने से बचाता है कि वो कानून आर्टिकल 19 और 14 के फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करते हैं। इन 5 तरह के कानूनों में शामिल है राज्य द्वारा संपदा यानी स्टेट और संबंधित अधिकारों का अधिग्रहण, राज्य द्वारा संपत्तियों का प्रबंधन अपने हाथ में लेना आदि। आर्टिकल 31B, यह आर्टिकल इस बात की व्यवस्था करता है कि अगर किसी कानून को संविधान की नवी सूची यानी 9th शेड्यूल में डाल दिया जाता है तो आप उसको अदालत में इस आधार पर चुनौती नहीं दे सकते हैं कि वो फंडामेंटल राइट का उल्लंघन कर रहा है। 9th शेड्यूल 1951 में संविधान के पहले अमेंडमेंट यानी संशोधन से संविधान में जोड़ा गया था और इस अनुसूची में डाले गए केंद्रीय और राज्य के कानून को अदालतों में चुनौती नहीं दी जा सकती। नवी सूची पर एक विस्तृत वीडियो हमने बनाया है, उसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। पर इस बारे में एक बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने 2007 के आईआर कोहियो केस में कहा है कि अगर ऐसा कानून संविधान के मूलभूत ढांचे को चोट पहुंचाता है तो उसको अदालत में चुनौती दी जा सकती है और अगर आरोप सिद्ध हुआ तो कानून निरस्त भी हो सकता है। खैर, इसके बाद है आर्टिकल 31C। यह आर्टिकल कहता है कि अगर कोई कानून आर्टिकल 39B
और सीक में दिए गए डीपीएसपी को लागू करने का प्रयास करता है तो उसे इस आधार पर निरस्त नहीं किया जा सकता है कि वो आर्टिकल 14 या 19 में दिए गए फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करता है। डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत क्या है और इनमें और फंडामेंटल राइट्स और संविधान संशोधन में क्या रिश्ता है, इसके बारे में हमने डिटेल वीडियो बनाए हैं। मैंने उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप इस मामले को विस्तार से वहां पढ़ सकते हैं। तो राइट टू प्रॉपर्टी के मामले में संक्षेप में आज स्थिति यह है कि पहला, राइट टू प्रॉपर्टी अब फंडामेंटल राइट्स नहीं केवल एक कानूनी अधिकार रह गया है। दूसरा, अगर राज्य किसी ऐसे व्यक्ति की जमीन का अधिग्रहण करती है जो उस पर खुद खेती करता हो और उसके पास कानून द्वारा लगाई गई सीलिंग या सीमा से कम भूमि है तो सरकार को उसे मार्केट रेट पर पूरा मुआवजा देना होगा। आप जानते होंगे कि भारत में भूमि सुधार कानून बनाने के बाद किसी भी परिवार के पास ज्यादा से ज्यादा कितनी भूमि हो सकती है, इसके बारे में कानून है। तीसरा, आर्टिकल 30(1) के तहत अगर राज्य किसी अल्पसंख्यक समुदाय की प्रॉपर्टी का अधिग्रहण करती है तो उसको पूरा मुआवजा देना होगा ताकि वो उस संस्थान को किसी और स्थान पर स्थापित कर सके। इस बारे में भी हमने प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज नाम के वीडियो में डिटेल में बात की थी, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप उसे वहां देख सकते हैं। तो अब तक हमने फंडामेंटल राइट के 7 में से 6 ग्रुप्स यानी वर्गों को समझ लिया है। आइए अब 7वें और आखिरी ग्रुप को समझते हैं।